वीडियो को लाइक और कमेंट करें ताकि अगले एपिसोड में मैं अपने एफर्ट्स लगा सकूं। शुरुआत में आंतरिक शक्ति बहुत कमजोर थी। ये सिर्फ एक बाल के रेशे जितनी पतली थी। ये धीरे धीरे बीच की रेखाओं में स्पीड करती थी। पुष्कर ने आंतरिक शक्ति के इस रेशे को सावधानी पूर्वक कंट्रोल किया। 7 ज्योतिर्मय अजेय तकनीक के रास्ते के अनुसार उसने इसे अपने पूरे शरीर में फैला दिया और आखिर में अपने डेंटिन में इकट्ठा होने के लिए कंट्रोल किया। जैसे ही पुष्कर ने राहत की सांस ली और अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार शुरू किया, उसके डेंटिन में पहले से शांत 5 रंगों वाला प्रकाश गोल अचानक धीरे धीरे घूमने लगा। आंतरिक ऊर्जा का वो अंश जो उसके डेंटिन में समा गया था, धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और प्रकाश गोल को घेर लिया। धीरे धीरे दोनों मिलकर एक हो गए। क्या हो रहा है? पुष्कर अपने शरीर में 5 रंगों वाले प्रकाश के गोले को देखकर सरप्राइज हो गया। उसे सिचुएशन समझ नहीं आई। एक जादू की साधना से बना प्रकाश का गोला था और दूसरा आंतरिक शक्ति की साधना से प्राप्त आंतरिक शक्ति। दोनों साफ साफ अलग थे। दोनों ऐसे थे जैसे पूरब पश्चिम। उसके डेंटिन में दोनों एक में कैसे समा सकते थे? शुरुआत में पुष्कर को चिंता थी कि दोनों उसके डेंटिन में लड़ेंगे और अपनी जगह बना लेंगे। आखिरकार दोनों अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं थी। हालांकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि न सिर्फ दोनों लड़ेंगे नहीं, बल्कि वे वास्तव में आसानी से एक हो जाएंगे। ये बात पुष्कर को एक पल के लिए मानने को तैयार नहीं था। हालांकि यह साफ था कि कोई भी पुष्कर को इसका उत्तर नहीं दे सकता था। इस दुनिया में कोई जादू नहीं था। जहां तक आंतरिक शक्ति के अस्तित्व का सवाल है, पुष्कर को नहीं पता था। हालांकि उसके अलावा पक्का ऐसा कोई नहीं था जो एक ही वक्त में दोनों की साधना करता हो। इसलिए कोई भी उसके सवालों का उत्तर नहीं दे सका। पुष्कर ने अपनी आंतरिक शक्ति का संचार रोक दिया और खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर को महसूस किया और पाया कि सब कुछ साधारण था। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे राहत मिली जब तक इससे उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। उसे दोनों की अनुकूलता की परवाह नहीं थी। दरअसल क्योंकि दोनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, पुष्कर बहुत खुश था। पुष्कर को यह नहीं पता था कि 7 प्रकाशमान अजेय तकनीक असल में 5 तत्वों की शक्ति का विकास करती है। 7 प्रकाशमान तत्वों में सूर्य, चंद्रमा, धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और धरती शामिल थे। पुष्कर ने पहले जिन जादुई तत्वों का ध्यान किया था, उनमें भी 5 तत्वों की शक्ति शामिल थी। बाकी तत्वों में गड़गड़ाहट, बर्फ, प्रकाश, अंधकार और बाकी तत्व शामिल थे। चूंकि ज्यादातर ऊर्जा एक ही थी, इसलिए दोनों के बीच नेचुरल घना संबंध था। जहां तक पुष्कर का सवाल है, उसने संयोगवश दोनों मार्शल आर्ट एक ही वक्त में सीखी थी और दोनों उसके शरीर में समय हुई थी। इस प्रकार दोनों मार्शल आर्ट एक दूसरे के अनुकूल थी। जब एक ही ऊर्जा का विलय होता है तो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं अस्वीकार नहीं होती, बल्कि एक दूसरे में शामिल हो जाती है। यह कहा जा सकता है कि पुष्कर के शरीर में प्रकाश का गोला एक ऐसा मिश्रण था जिसमें कई तत्व समाहित थे। चूंकि दोनों तत्व संगत थे, इसलिए इस प्रकाश के गोले में बाकी ऊर्जाओं के साथ भी मिलने की क्षमता थी। यह सिचुएशन उस वक्त दिखाई नहीं दे रही थी। जब पुष्कर बाकी तत्वों या ऊर्जाओं की साधना करता तो यह स्वाभाविक रूप से प्रकट होता। चूंकि दोनों में समानता थी, इसलिए चाहे पुष्कर ध्यान कर रहा हो या अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास कर रहा हो, अंतर्मन की ऊर्जा बढ़ती ही रहती थी। उसके शरीर में इकट्ठा आंतरिक शक्ति या जादू लगातार बढ़ता रहता था। इसके अलावा साथ ही दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे की बहुत अच्छी तरह से साथीदार थी। असल में पुष्कर सिर्फ जादू की साधना करता था, इसलिए उसकी शारीरिक क्षमता एक साधारण इंसान जैसी नहीं थी। हालांकि अपनी आंतरिक शक्ति की साधना करने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत होता गया। उसकी स्पीड बढ़ती गई और उसका शरीर हल्का होता गया। अगर वो सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति की साधना करता तो पुष्कर की विनाशकारी शक्ति थोड़े वक्त में ही सीमित हो जाती। आखिरकार ये सिर्फ एक बुनियादी तकनीक थी। हालांकि जादू का अस्तित्व इसकी भरपाई बहुत अच्छी तरह से कर देता और उसकी विनाशकारी शक्ति को बढ़ा देता। लाभ यहीं तक सीमित नहीं थे। उसके बाद
चाहे पुष्कर जादू का इस्तेमाल करे या आंतरिक शक्ति का, वो प्रकाशगोल से ऊर्जा निकाल लेता था। एक बार ऊर्जा खर्च हो जाने पर, चाहे वो जादू की आत्म पुनर्प्राप्ति हो या आंतरिक शक्ति, दोनों एक साथ किए जाते थे। इस तरह उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता बहुत मजबूत होती और उसकी युद्धस हन शक्ति उसी अवस्था के लोगों से कहीं बढ़कर होती। बेशक ये असली दुनिया थी। पुष्कर को अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के ज्यादा मौके शायद ही मिलते। हालांकि ये भी पता नहीं था, आखिरकार इस दुनिया में ऐसी कई चीजें थी जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते थे। ये महसूस करने के बाद कि उसका शरीर अजीब नहीं है, पुष्कर ने अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करना जारी रखा ताकि उसकी समझ बढ़ सके। पुष्कर जानता था कि जब आंतरिक शक्ति एक तय लेवल पर पहुंच जाती है तो वो शरीर में अपने आप ही संचारित और बढ़ती रहेगी। अभ्यास के लिए जानबूझकर ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि बढ़त की स्पीड बहुत तेज नहीं थी, फिर भी ये वक्त की बहुत बचत थी। 2 घंटे बाद पुष्कर ने अपनी आंखें खोली। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई थी। उसने अपनी कलाई हिलाई और ज्यादा लचीला महसूस किया। पुष्कर बिस्तर से उतरकर कमरे में मौजूद इकलौती मेज की तरफ बढ़ा। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को अपनी दाहिनी हथेली में समेटा और फिर उसे जोर से मेज पर पटक दिया। इस थप्पड़ का नतीजा ये हुआ कि पुष्कर को जमीन पर उकड़ू बैठकर खाना पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके थप्पड़ से मेज बीच से टूट जाएगी। मेज बस टूटी थी, फटी नहीं थी। साफ दिख रहा था कि उसके थप्पड़ की ताकत बहुत ज्यादा थी। और तो और, ये तो बस उसकी आंतरिक शक्ति का अभ्यास था। उसे अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास करते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। अगर और वक्त बीतता तो उसकी शक्ति और भी मजबूत होती। अगर 7 ज्योतिर्मय संप्रदाय के बाकी शिष्य, जिन्होंने अभी अभी अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास किया था, इस थप्पड़ को मारते तो वे पुष्कर जैसा प्रभाव प्राप्त नहीं कर पाते। हालांकि पुष्कर ने अभी अभी अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास किया था, लेकिन उसके द्वारा विकसित की गई आंतरिक शक्ति उसके शरीर के जादू के साथ मिलकर एक नई ऊर्जा अंतर्मन का निर्माण कर चुकी थी। इस अंतर्मन की शक्ति पिछले अंतर्मन से ज्यादा ताकतवर थी जब वो एक थी। इसलिए पुष्कर द्वारा प्रदर्शित शक्ति स्वाभाविक रूप से बाकी अंतर्मन ऊर्जाओं से ज्यादा प्रबल थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस टेबल का इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं करता, पुष्कर ने मन ही मन सोचा, जैसे वो उकड़ू होकर खाना खाने बैठा हो। असल वजह यह थी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि हमला इतना जबरदस्त होगा। अगर यह हमला किसी पर पड़ता तो भले ही उसकी मौत न होती, पर वो काफी घायल होता। हालांकि ये दुनिया कानून से चलने वाला समाज थी। पुष्कर अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल लापरवाही से करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता था, वरना अगर कोई मरता तो उसका भी अंत हो जाता। इसी वक्त पुष्कर को एहसास हुआ कि जादू और इंटरनल स्ट्रेंथ सीखने के बाद भी वो ज्यादा काम का नहीं था। वो तो बस एक साधारण इंसान था। चाहे उसके हुनर कितने भी अच्छे क्यों न हो, वो क्या बदल सकता था? उसे अभी भी उसी कुछ स्क्वायर मीटर के किराए के मकान में रहना पड़ता था और काम पर आने जाने के लिए बस में सफर करना पड़ता था। बेहतर होगा कि मुझे कुछ काम की चीज दी जाए और मुझे यहां से निकलने के लिए कुछ पैसे कमाने दिए जाए, पुष्कर ने मन ही मन सोचा। हालांकि जब वो शिकायत कर रहा था कि चीजें उसके वर्तमान जीवन को बदल नहीं सकती, तो किसी और वक्त और स्थान में कोई उसकी 7 ज्योतिर्मय अजय तकनीक के बारे में भी हंगामा कर रहा था जो उसने अभी अभी पाई थी। ये इंसान सच कहा आपने, ये सूर्य प्रताप था। कवचमंडल दुनिया, सप्त ज्योतिर्मय संप्रदाय सचमुच बहुत बड़ा है। हम इतने लंबे वक्त से घूम रहे हैं और अभी तक उसकी पूरी तरह खोज नहीं कर पाए हैं। ये सही है, यहां का खाना बुरा नहीं है। ये उतना भी बुरा नहीं है जितना अफवाहें कह रही थी। क्या तुमने अभी पहाड़ के पीछे छोटी झील देखी? मैंने इसमें बहुत सारी मछलियां देखी। उसके बाजू में खेती की जाती है। हम यहां के खाने से कब ऊब जाएंगे? हमारे पास खाने की जगह तो होगी ही। रात के खाने के बाद कई नए लोग एक एक करके अपने कमरे में लौट गए। हालांकि क्योंकि ये एक नई जगह थी और एक ऐसी जगह जहां वे हमेशा से जाना चाहते थे, इसलिए सभी बहुत उत्साहित थे। रास्ते में उन्होंने जो कुछ देखा और सुना था उसके बारे में वे बातें करते रहे। सभी का मूड अच्छा था
संकल्प और वेदांत भी भीड़ के पीछे पीछे अपने कमरे में आ गए। इससे पहले वे दोनों सीनियर भाइयों के पीछे पीछे संप्रदाय में घूम चुके थे, इसलिए उन्हें इस जगह की साधारण समझ थी। भविष्य में वे यहां मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये सोचकर वे दोनों भी बहुत उत्साहित थे और कल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सब लोग खुशी खुशी बात कर रहे थे, सूर्य प्रताप और दूसरे सीनियर लोग जो पहले संप्रदाय में गए थे वो भी लौट आए। सबने जल्दी से अपने हाथों में रखी चीजें नीचे रख दी और विनम्रता से पुकारा, सीनियर भाई। वेदांत और संकल्प भी यही थे। संप्रदाय के नियमों में अपने गुरु का सम्मान साफ साफ लिखा था। उन दोनों ने इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सकते। इस बार सूर्य प्रताप परेशानी मोल लेने नहीं आया था। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे वो उन दोनों को जानता ही न हो। अपने बिस्तर की ओर चलते हुए वो अपने आसपास के बाकी शिष्यों के साथ हंसता बोलता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसका उनसे परेशानी मोल लेने का कोई इरादा नहीं था। इससे संकल्प और वेदांत को मन ही मन राहत मिली। आखिरकार दूसरे पक्ष का दर्जा उनसे ऊंचा था। अगर वो सचमुच उन्हें सबक सिखाने का कोई मौका ढूंढना चाहता तो वे कुछ नहीं कर पाते। अब वे बस अपनी साधना की स्पीड बढ़ा सकते थे और जितनी जल्दी हो सके सूर्य प्रताप से आगे निकलने की कोशिश कर सकते थे। इस तरह भले ही दूसरा पक्ष उनका बड़ा भाई ही क्यों न हो, वो जानबूझकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। सूर्य प्रताप मन ही मन हंसा। बाद में तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना ताकतवर हूं। ये क्या, मेरी आंतरिक शक्ति साधना तकनीकी किताब क्यों गायब है? अचानक सफाई कर रहे सूर्य प्रताप ने अचानक चीख मारी, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। वेदांत और संकल्प के दिल धड़क उठे। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन दोनों को लग रहा था कि वे मुसीबत में पड़ने वाले हैं। तुमने इसे कहाँ रखा? इसे फिर से ढूंढो। हां, हो सकता है कि तुमने इसे कहीं रख दिया हो और भूल गए हो। सूर्य प्रताप के कुछ सीनियर भाई, जिनका नाम भी उसके जैसा ही था, उसके पास आए और चिंता से पूछा, यह नामुमकिन है। मुझे याद है कि मैंने इसे यहां रखा था। मैंने इसे आज सुबह देखा था। यह पलक झपकते ही कैसे गायब हो सकता है? सूर्य प्रताप ने चिंता से कहा, क्या यह हो सकता है कि तुम्हें गलत याद हो? चिंता मत करो, उसे फिर से ढूंढो। तुम उस चीज को खो नहीं सकते, वरना बड़े बुजुर्ग तुम्हें सजा जरूर देंगे। ये सही है। पिछली बार मैंने सुना था कि किसी अनजान कारण से किसी ने अपना जादुई मंत्र खो दिया था। बाद में बुजुर्ग ने उसकी पिटाई कर दी और उसे संप्रदाय से निकाल दिया गया। जब सूर्य प्रताप ने दूसरे पक्ष की बातें सुनी तो वो थोड़ा डर गया। हालांकि जब उसने सोचा कि उसने आंतरिक शक्ति साधना पद्धति को वेदांत की रजाई के नीचे कैसे रखा था और यहां कोई और नहीं था, तो उसे खोना असंभव था। इसलिए उसे राहत मिली। बस वहां खड़े मत रहो, चारों ओर देखो और देखो कि क्या किसी ने इसे लापरवाही से उठा लिया है, एक सीनियर ने नए लोगों से कहा जो हंगामा देख रहे थे। नए लोगों ने स्वाभाविक रूप से लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। एक एक करके उन्होंने यहां बिस्तर पर उसे खोजने में मदद की, लेकिन बहुत देर तक खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सूर्य प्रताप ने वेदांत की सिचुएशन पर ध्यान देते हुए बिस्तर पर उसे उत्सुकता से ढूंढने का नाटक किया। हालांकि ये देखकर कि दूसरे पक्ष को कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिला, उसे अचानक थोड़ी बेचैनी हुई। सप्त ज्योतिर्मय अजेय मंत्र किताब दूसरे पक्ष की रजाई के नीचे रखा था और ज्यादा छिपाया नहीं गया था। दूसरे पक्ष ने अब रजाई खोल दी है, इसलिए उसे न ढूंढने का कोई कारण नहीं था। हालांकि वेदांत के नॉर्मल चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे कुछ नहीं मिला। इसलिए और भी बेचैन होते जा रहे सूर्य प्रताप को लगा कि अब वो और कुछ नहीं कर सकता। अब वो दूसरे पक्ष को पूरी तरह से बेनकाब कर सकता है। सूर्य प्रताप ने संकल्प और वेदांत की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तुम ही हो। तुमने ही सप्त ज्योतिर्मय अजेय मंत्र किताब छुपाई होगी। संकल्प और वेदांत दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला उन्हें सीधे उन पर इल्जाम लगाएगा। फिर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और समझ गए कि सूर्य प्रताप जानबूझकर उन्हें निशाना बना रहा था। संकल्प ने बिना पीछे हटे सूर्य प्रताप की ओर देखा और कहा, हमें बदनाम मत करो, तुम्हें सबूत दिखाना होगा। तुम्हारी किस आंख ने हमें तुम्हारी किताब लेते देखा?
सूर्य प्रताप, क्या हो रहा है? इस वक्त उनके बगल में खड़े एक थोड़े बड़े इंसान ने भौहें चढ़ाकर दोनों पक्षों के बीच टकराव को देखा और पूछा। सीनियर भाई, इसका नाम संकल्प है। पहाड़ पर आने से पहले हम एक दूसरे को जानते थे। हमारे बीच पहले भी कुछ मतभेद हुए थे। जब मैंने उसे अभी अभी देखा तो मैं इस बात का फायदा उठाना चाहता था कि मैं उससे पहले संप्रदाय में शामिल हुआ था और उसका बड़ा भाई होने के नाते उसे नीचा दिखाना चाहता था। हालांकि मेरे मन में इसके अलावा और कोई विचार नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे नाराज होकर मेरी सप्त ज्योतिर्मय अजय मंत्र किताब चुरा लेगा। उसके बगल वाला इंसान भी उसके साथ है। वे भी एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इसलिए उन्होंने मिलकर मेरी सप्त ज्योतिर्मय अजय मंत्र किताब चुराई होगी। सूर्य प्रताप ने गुस्से से वेदांत और संकल्प की ओर इशारा किया और उस इंसान को समझाया जिसने अभी अभी बात की थी। ये सीनियर सूर्य प्रताप से भी पहले पहाड़ पर चढ़ चुका था और उसकी साधना भी सभी सीनियर भाइयों में सर्वोच्च थी, इसलिए आमतौर पर उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। सूर्य प्रताप ने बड़ी चालाकी से कहा कि सबसे पहले उन्हीं को उससे परेशानी हुई थी। खैर, यह कोई बड़ी बात नहीं थी और वो बस दिखावा कर रहा था। हालांकि इस तरह संकल्प और वेदांत का अपराध करने का एक मकसद था। इसके अलावा उसने कहा कि संकल्प ने शुरुआत में उसका सप्त ज्योतिर्मय अजय मंत्र किताब चुराया था, लेकिन मैं अपनी चीजों की तलाशी लूंगा तो वेदांत की भी जरूर तलाशी लूंगा। आखिरकार उसने कहा था कि वो दोनों साथ है, इसलिए वेदांत भी एक संदिग्ध है। सूर्य प्रताप, तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। संकल्प को भी बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ भी नहीं किया। हम नए लोग पहले भी बाहर घूमने गए थे और वापस ही नहीं आए। जब हम आराम करने आए तो सबके साथ वापस आए। मुझे तुम्हारी कोई किताब चुराने का वक्त कैसे मिल सकता है? तुम्हारे पास वक्त कैसे नहीं था? ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि दोपहर के खाने के बाद खाली वक्त होता है। हो सकता है कि तुम उस वक्त का फायदा उठाकर चुपके से वापस आ गए हो। सूर्य प्रताप ने जोर से कहा। संकल्प के पास कहने को शब्द नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो दोषी था, लेकिन उस वक्त उसके पास खाली वक्त था। बात बस इतनी थी कि उस वक्त वो वेदांत के साथ था और अभी अभी सूर्य प्रताप को वेदांत पर शक भी हुआ था। जाहिर है, अगर वो वेदांत से ये साबित करने में मदद भी मांगता तो भी सूर्य प्रताप को यकीन नहीं होता और दूसरे भी यकीन नहीं करते। क्या मैंने सही बात कही? तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, सूर्य प्रताप ने गर्व से कहा। अगर तुमने सचमुच इसे लिया है तो इसे अभी सूर्य प्रताप को वापस कर दो। भविष्य में ये तुम्हारे पास होगा। अब तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम इसकी नींव रखना है। वो चीज तुम्हारे लिए ज्यादा काम की नहीं है। सीनियर ने संकल्प की ओर देखा और कहा, सीनियर भाई, मैंने सचमुच इसे नहीं लिया। उस वक्त मैं वापस नहीं आया। मैं वेदांत के साथ था। संकल्प ने कहा, ऐसा ही है सीनियर भाई, हम दोनों पूरे वक्त बाहर ही थे। हम अभी अभी वापस आए हैं। वेदांत ने कहा, तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम भी संदिग्ध हो। तुम्हारी मिलीभगत है। सूर्य प्रताप ने वेदांत की ओर इशारा करते हुए जोर से कहा। वेदांत उसका निशाना था। स्वाभाविक रूप से वो उसे शक से छूटने नहीं होने दे सकता था। सीनियर भाई ने भौहें चढ़ाई। शुरू में वो चाहता था कि संकल्प सूर्य प्रताप की सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनी किताब सौंपने की पहल करे। ऐसा करने पर वो इस बात को ध्यान में रख सकते थे कि संकल्प एक नवा आगंतुक था और ये उसका पहला अपराध था, इसलिए वो इसे एक छोटा मुद्दा बना सकते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस नवागंतुक को अपने लिए क्या अच्छा है ये पता नहीं था और वो अभी भी जिद्दी बने हुए थे। ये सही है। सीनियर के मन में भी यही विश्वास था कि संकल्प ही वो इंसान था जिसने सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनी किताब अपनाई थी। आखिरकार उसके पास अपराध करने का उद्देश्य और टाइम था और सिर्फ उसका दोस्त ही उसे अपराधी साबित कर सकता था। ऐसे में कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। सीनियर भाई, कृपया मेरी बात पर विश्वास करें। मैंने सच में सूर्य प्रताप की सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनी किताब नहीं ली। हालांकि मेरा उनसे झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन वो सब अतीत की बात है। मैं यहां कोई समस्या नहीं खड़ी करना चाहता। मैं बस मार्शल आर्ट का कड़ा अभ्यास करना चाहता हूं। मैं ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता हूं
संकल्प ने देखा कि सीनियर भाई को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने जल्दी से ईमानदारी से समझाया। सीनियर भी थोड़ा सहम गया, ये सोचकर कि संकल्प ने भी अंदर आने के लिए बहुत मेहनत की है। उसे गुस्से में आकर सूर्य प्रताप की मार्शल आर्ट की किताब नहीं चुरानी चाहिए। आखिरकार वो चीज अब उनके लिए बेकार थी। जब वे बाद में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे तो संप्रदाय उन्हें दे देगा। उन्हें इसे चुराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। शब्द कोई सबूत नहीं है। सीनियर भाई, मुझे लगता है कि उन्होंने इसे चुराया है। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि उन्होंने इसे नहीं चुराया है? तो फिर मुझे ढूंढने दो। अगर नहीं मिला तो मैं मान लूंगा कि उसने चुराया नहीं है। सूर्य प्रताप ने कहा, जरूर, लेकिन अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मैं चाहता हूं कि तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगो। संकल्प को सूर्य प्रताप की तलाशी से डर नहीं लगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, सूर्य प्रताप ने कहा। उसे पूरा यकीन था कि वो सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनी किताब ढूंढ लेगा। आखिरकार उसने इसे खुद ही छिपाया था। अभी वेदांत में कोई घबराहट नहीं थी। एक कारण यह हो सकता है कि उसने निर्मल होने का नाटक किया हो। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जब वो खोजबीन कर रहा था तो उसे दूसरी चीजों से रुकावट की परवाह नहीं थी। खैर, ये उसके बिस्तर पर ही होगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ो। ये देखकर कि दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं, सीनियर ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई और सूर्य प्रताप को अकेले ही उनकी तलाशी लेने की परमिशन दे दी। सूर्य प्रताप पूरे आत्मविश्वास के साथ संकल्प के बिस्तर की तलाशी लेने गया। हालांकि उसने संकल्प के बिस्तर की बस कुछ ही बार तलाशी ली। उसने ज्यादा ध्यान से नहीं खोजा, क्योंकि वो जानता था कि संकल्प का बिस्तर वो नहीं था जहां किताब थी। क्या हुआ? तुम्हें वो मिल गया, है ना? मैंने कहा था कि मैंने तुम्हारी किताब नहीं चुराई। अब मुझसे माफी मांग लो। संकल्प ने सूर्य प्रताप को खाली हाथ बिस्तर से जाते देखकर उससे कहा। यह कहा जा सकता है कि सूर्य प्रताप ने अभी अभी उसे फंसाया था और संकल्प अभी भी बहुत गुस्से में था। इससे उसके साथी शिष्यों के सामने उसके सम्मान को ठेस पहुंच रही थी। सीनियर का चेहरा भी थोड़ा बदसूरत था। अभी अभी सूर्य प्रताप ने कसम खाई थी कि सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनी किताब संकल्प ने चुराई है। उसने इस पर विश्वास भी किया था। अब लगता है कि यह सब सूर्य प्रताप की मनगढ़ंत सोच थी। संकल्प ने इसे बिल्कुल नहीं चुराया था। चिंता मत करो। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम और वेदांत आपस में मिले हुए हो। तुमने ही इसे ट्रांसफर किया होगा। अगर ये यहां नहीं है तो वेदांत के पास होगी। सूर्य प्रताप ने बिना किसी घबराहट के कहा। सूर्य प्रताप, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम दूसरों को इसमें क्यों घसीट रहे हो? मैं वेदांत को जानता हूं, लेकिन उसे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वो तुमसे चोरी क्यों करेगा? संकल्प ने कहा। तो फिर मुझे नहीं पता। ये इम्पॉसिबल है कि तुम दोनों मिलीभगत में नहीं हो। क्या हुआ? तुम तलाशी देने की हिम्मत नहीं करते? सूर्य प्रताप ने कहा। संकल्प ने कुछ नहीं कहा, बस वेदांत को देखा। आखिरकार सूर्य प्रताप इस बार संकल्प के बिस्तर की नहीं, बल्कि वेदांत के बिस्तर की तलाशी लेना चाहता था। इसलिए वो फैसला नहीं ले पा रहा था। अगर तुम खोजना चाहते हो तो खोजो। वैसे भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे दिखाई न दे। लेकिन अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे माफी मांगो। वेदांत ने कहा। माफी मांगने की बात मत करो। अगर मैं इसे नहीं ढूंढ पाया तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा, सूर्य प्रताप ने आत्मविश्वास से कहा। उसने उसे वहां रखा था, उसे कैसे नहीं मिलेगा? और हां, वो पहले भी इस जगह पर ध्यान दे रहा था। बात बिल्कुल वैसी ही थी जैसा संकल्प ने कहा था। चूंकि वे दोनों यहां से गए थे, इसलिए अभी रात के खाने तक वापस नहीं आए, तो वो चीज अभी भी वेदांत के बिस्तर पर ही होगी। वेदांत का चेहरा बहुत शांत था। उसने सूर्य प्रताप को तलाशी लेने का इशारा किया, फिर पहल करते हुए एक तरफ हट गया और सूर्य प्रताप को जांच करने दी। सूर्य प्रताप ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले तो वेदांत के बिस्तर के नीचे देखने का नाटक किया। फिर वो सीधे वेदांत के बिस्तर के पास गया और बिस्तर पर बिछी रजाई को उठाया। लेकिन उसे निराशा हुई जब रजाई के नीचे कुछ भी नहीं था। वो खाली थी। हालांकि सूर्य प्रताप ने हार नहीं मानी। उस चीज के पंख उगना और उड़ जाना नामुमकिन था। वो अभी भी बिस्तर पर ही होगी और वेदांत के बिस्तर पर
कुछ कपड़े भी थे। हो सकता है जब वो ध्यान न दे रहा हो तो वो चीज कपड़ों में घुस गई हो। सूर्य प्रताप ने जल्दी से कपड़े उठाए और उन्हें हिलाया। तभी एक किताब बाहर गिर गई। ये सचमुच यही है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने सचमुच चोरी की है। वो बहुत ईमानदार दिखता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो चोर होगा। हमें भविष्य में अपनी चीजों का ध्यान खुद रखना होगा। वेदांत के कपड़ों से किताब गिरते देख नौसिखियों ने तुरंत बातें शुरू कर दी। हालांकि उन्हें किताब साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी उनका मानना था कि ये सूर्य प्रताप की सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब नौसिखिए पहाड़ पर काम करने जाते थे तो उन्हें ऐसी चीजें अपने साथ लाने की इजाजत नहीं होती थी। वेदांत और संकल्प ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे बहुत बदसूरत हो गए। उन दोनों ने पहले कभी सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब नहीं देखी थी। जब वेदांत पहाड़ पर आया था तो वो कोई किताब नहीं लाया था। अब जब एक किताब दिखाई दी तो दोनों ने सोचा कि ये जरूर सूर्य प्रताप की सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब होगी। बेशक संकल्प को शक नहीं था कि वेदांत ही वो इंसान था जिसने गुप्त पुस्तिका चुराई थी। आखिरकार दूसरा पक्ष तो इतने वक्त से उसके साथ था। अब जबकि सूर्य प्रताप की सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब वेदांत के बिस्तर पर प्रकट हो गई थी तो इसका एक ही कारण था। सूर्य प्रताप ने जानबूझकर उसे फंसाया था। सूर्य प्रताप और सीनियर के चेहरे भी बदल गए। वे दूसरों से अलग थे। उन्होंने एक नजर में ही देख लिया कि वेदांत के कपड़ों से गिरी किताब कोई सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब नहीं थी। दोनों का कवर बिल्कुल एक जैसा नहीं था। सीनियर तो अब भी ठीक था, लेकिन सूर्य प्रताप का चेहरा अचानक बदल गया। यह सच में उसकी सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब नहीं थी। तो फिर उसकी सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब कहाँ चली गई? सीनियर, ये किताब सच में मैंने नहीं चुराई। मुझे नहीं पता कि ये मेरे बिस्तर पर कैसे आ गई। सीनियर के चेहरे में बदलाव देखकर वेदांत ने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सूर्य प्रताप को उसके बिस्तर पर सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब मिली थी। इसलिए उसने जल्दी से समझाया, सीनियर, इस मामले का वेदांत से कोई लेना देना नहीं है। हम बाहर घूम रहे थे, हम अंदर आए ही नहीं, और हमने सूर्य प्रताप की कोई किताब नहीं चुराई। ये किताब जरूर किसी और ने वेदांत के बिस्तर पर रखी होगी। संकल्प ने भी जल्दी से समझाया, और जिस किसी और का उन्होंने जिक्र किया वो पक्का सूर्य प्रताप ही था। हालांकि अब सूर्य प्रताप का मन उसकी बातों की परवाह करने का नहीं था। उसे अब लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने साफ साफ सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब यहां रखी थी और इस दौरान कोई भी अंदर नहीं आया। सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब कहाँ गई? सूर्य प्रताप ने हार नहीं मानी और वेदांत के बिस्तर पर खोजबीन करता रहा। उसने एक छोटा सा कोना भी नहीं छोड़ा। सूर्य प्रताप, बस बहुत हो गया। तुम्हें जो चाहिए वो मिल ही गया। तुम अब भी मेरे बिस्तर में क्यों खोजबीन कर रहे हो? वेदांत ने देखा कि सूर्य प्रताप को सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब मिल गई है, लेकिन वो रुका नहीं। उसने उसकी चीजें इधर उधर कर दी और कई चीजें जमीन पर भी फेंक दी। हालांकि सूर्य प्रताप ने उसकी बात नहीं सुनी। वो अभी भी खोजबीन करता रहा और उसका चेहरा अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। अगर उसे सचमुच सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब नहीं मिली तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। न सिर्फ वो वेदांत पर गलत आरोप लगाकर उसे भगा नहीं पाएगा, बल्कि उसे संप्रदाय के बुजुर्गों का गुस्सा भी सहना पड़ेगा। तुमको किसने कहा कि ये एक सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब है? सीनियर ने 2 कदम आगे बढ़कर वो किताब उठा ली जिसे सूर्य प्रताप ने जमीन पर फेंक दिया था। उसने उसे यूं ही पलटा और पढ़ते हुए धीमे स्वर में कहा, क्या? वेदांत और संकल्प ने चौंक कर पूछा। पहले जब ये किताब मिली थी तो दोनों ने अवचेतन रूप से सोचा था कि ये सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दोनों अच्छी तरह जानते थे कि वेदांत पर्वत द्वार में कोई किताब नहीं लाया था। इसके अलावा उन्होंने पहले कभी सप्त ज्योतिर्मय अजेय तकनीक किताब नहीं देखी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि यही वो किताब है। हालांकि दोनों का यह भी मानना था कि सूर्य प्रताप ने जानबूझकर उन्हें फंसाया होगा। क्या तुम इस चीज में लिखे शब्दों को पहचानते हो? सीनियर ने उनके सवालों का सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने हाथ में रखी किताब उन्हें थमा दी। उसने बस उसे पलटा और पाया
कि उसमें कई शब्द ऐसे थे जो उसे नहीं पता थे। इसलिए सीनियर ने संकल्प और वेदांत से पूछना चाहा कि क्या उन्हें किताब में लिखी बातें पता है। संकल्प और वेदांत ने कुछ शंकाओं के साथ सीनियर से किताब ली। क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर को पढ़ना नहीं आता? यह नामुमकिन था। सबसे सीनियर होने के नाते यह नामुमकिन था कि उन्हें पढ़ना भी ना आता हो। तो फिर सीनियर का क्या मतलब था? हालांकि संकल्प और वेदांत थोड़े भ्रमित थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सीनियर का क्या मतलब है। फिर भी जब उन्होंने अपने हाथों में किताब देखी तो वे थोड़े उत्साहित हुए। ये सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनीक किताब थी। वे दोनों सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनीक किताब से बहुत ईर्ष्या कर रहे थे और सोच रहे थे कि उन्हें सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनीक किताब कब मिलेगी। सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनीक किताब के बिना हाई लेवल तक अभ्यास करना असंभव था। ज्यादा से ज्यादा वो कुंग-फू का चरम अभ्यास कर सकते थे। हालांकि आंतरिक शक्ति के एक्सपर्ट का सामना करने के लिए ये अभी भी काफी नहीं था। हालांकि वे दोनों ये भी जानते थे कि चूंकि वे अभी अभी पर्वत द्वार में इंटर कर रहे थे, इसलिए उनके लिए कम वक्त में सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनीक किताब प्राप्त करना लगभग इम्पॉसिबल था। चाहे कोई भी संप्रदाय हो, उनके अपने गुप्त तकनीक किताब पर बहुत सख्ती से पहरा था। आखिरकार सिर्फ प्रतिभाशाली और निष्ठावान लोग ही आंतरिक परीक्षा पास कर सकते थे। इसलिए इस दुनिया में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन उनमें से आधे से भी कम लोग आंतरिक शक्ति का उपयोग करना जानते थे। अब जबकि सीनियर ने सच में उन्हें इतनी इंपॉर्टेंट किताब थी, तो वे उत्साहित थे। हालांकि दोनों के माथे पर दबाव पड़ गया, क्योंकि उन्हें पता चला कि कुछ शब्द उनके जाने पहचाने शब्दों से मिलते जुलते थे। कई शब्द अलग थे। हालांकि वे अंदाजा लगा सकते थे कि वे शब्द क्या है, लेकिन उन्हें शब्दों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। स्पोर्ट्स कार, मॉडल, ये क्या थे? उन दोनों ने इनके बारे में कभी सुना ही नहीं था। क्या हुआ? क्या तुम इसे समझ सकते हो? सीनियर ने पूछा। वेदांत ने अनिच्छा से अपने हाथ में पकड़ी किताब को फिर से देखा। फिर उसने इसे सीनियर को खेद के साथ सौंप दिया और कहा, यह किताब सच में गहन है। हम दोनों इसे समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनीक किताब का अभ्यास कर सकें। वेदांत और संकल्प को वाकई बहुत पछतावा हुआ। अगर वे इसे समझ पाते तो भले ही सीनियर इसे बाद में वापस ले लेता। वे इतने कम वक्त में इसका बहुत कुछ याद कर पाते और पहले से ही इसका अभ्यास कर पाते। उस सिचुएशन में वे पक्का दूसरों से एक कदम आगे होते। दुर्भाग्य से वे दोनों इसे समझ नहीं पाए। खुद इसका अभ्यास करना तो दूर की बात है, वे सिर्फ खुद को बहुत कमजोर होने का दोष दे सकते थे। ऐसा लग रहा था कि संप्रदाय प्रमुख का ये नियम कि वे एक निश्चित वक्त तक आंतरिक शक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते, सही था। हालांकि सीनियर के अगले शब्दों ने उन दोनों को थोड़ा भ्रमित कर दिया। ये मत कहो कि तुम इसे नहीं समझ सकते। मैं भी इसे नहीं समझ सकता, सीनियर ने कहा। सीनियर, आप भी इसे नहीं समझ सकते, संकल्प ने आश्चर्य से कहा। वो आश्चर्य का नाटक नहीं कर रहा था। सीनियर उनमें सबसे बड़े सीनियर भाई थे और उनकी साधना भी सर्वोच्च थी। उन्होंने आंतरिक शक्ति का अभ्यास पहले ही शुरू कर दिया था। वो कैसे कह सकते थे कि उन्हें सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनीक किताब समझ में नहीं आ रही है? मैं इसे समझ नहीं सकता, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूं कि यह हमारे संप्रदाय की सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनीक नहीं है, सीनियर ने विश्वास के साथ कहा। उसने पहले ही आंतरिक शक्ति का अभ्यास कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अपने संप्रदाय की सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनीक किताब देखी थी। इसलिए उसके लिए यह अनुमान लगाना आसान था कि यह पुस्तक तथाकथित सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनीक किताब बिल्कुल नहीं थी। यह कहते हुए सीनियर भाई ने सूर्य प्रताप की ओर देखा, जो अभी भी अनिच्छा से सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनीक किताब की तलाश कर रहा था। वो थोड़ा नाराज हुआ। संकल्प और वेदांत ने भी सूर्य प्रताप की तरफ देखा। अब वे दोनों थोड़े उलझन में थे। सूर्य प्रताप साफ तौर पर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो उन्हें फंसाने के लिए किसी और किताब का इस्तेमाल क्यों करेगा? इसका कोई मतलब नहीं था। वो यहां कैसे नहीं है? मैंने उसे यही रखा था। खोज करते हुए सूर्य प्रताप मन ही मन बुदबुदाया। अब उसका आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहा और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसे सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनीक किताब नहीं मिल पाई,
इसलिए वो वेदांत पर आरोप नहीं लगा सका। खैर, भविष्य में उसके पास कई मौके होंगे। हालांकि बड़ों को समझाना मुश्किल होगा। उसने सप्त ज्योतिर्मय अजेत तकनी किताब पाने के लिए बहुत प्रयास किया था। जब अदला-बदली का वक्त आएगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। सीनियर, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे बिस्तर पर कोई दूसरी किताब नहीं है। मुझे लगता है कि सीनियर भाई सूर्य प्रताप ने गलत अनुमान लगाया होगा। इस वक्त वेदांत ने सीनियर से कहा। सीनियर ने सहमति में सिर हिलाया। सभी का बिस्तर इतना ही बड़ा था। इतने लंबे वक्त के बाद सूर्य प्रताप ने वेदांत के बिस्तर की कई बार तलाशी ली, लेकिन उसे अभी भी कुछ नहीं मिला। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि वेदांत ने सप्त ज्योतिर्मय अजेत तकनी किताब नहीं चुराई थी। इम्पॉसिबल, ये तुम ही होंगे जिन्होंने इसे लिया होगा। इस वक्त, क्योंकि उसे लंबे वक्त से सप्त ज्योतिर्मय अजेत तकनी किताब नहीं मिली थी, सूर्य प्रताप कुछ असंतुलित था। जब उसने वेदांत के शब्द सुने तो वो तुरंत चिल्लाया। सीनियर ने भौहें चढ़ाई, सूर्य प्रताप की ओर देखा और कहा, सूर्य प्रताप, तुमने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। तुम्हें कैसे पता कि ये इसी छोटे भाई ने लिया होगा? जाहिर है सीनियर अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि सूर्य प्रताप के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उसे यकीन था कि वो किताब यही होनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कह सकता था कि उसने इसे वहां रखा है। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी और भविष्य में कौन उसके साथ रहने की हिम्मत करेगा? अगर ये बात उन बुजुर्गों के कानों तक भी पहुंचती तो वो भी प्रभावित होते। हालांकि अगर वो ये न कहता तो बहुत पॉसिबिलिटी थी कि उसकी सप्त ज्योतिर्मय अजेत तकनी किताब न मिले। अब तक वो ये पता नहीं लगा पाया था कि सप्त ज्योतिर्मय अजेत तकनी किताब कहाँ चली गई। इससे पहले यहां कोई नहीं आया था। जब सूर्य प्रताप मन ही मन झिझक रहा था, तभी एक अधेड़ उम्र का 40 वर्षीय इंसान कमरे में आया। चूंकि सभी का ध्यान सूर्य प्रताप पर था जो किताब ढूंढ रहा था, इसलिए उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो अधेड़ उम्र का इंसान अंदर आ गया है। यहां क्या हो रहा है? अधेड़ उम्र के इंसान ने देखा कि सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं और माहौल बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए उसने पूछा। जैसे ही अधेड़ उम्र के उस आदमी ने बात की, सबको पता चल गया कि वो वहां मौजूद है। वे पीछे मुड़े और चौंक गए। फिर सबने आदरपूर्वक कहा, नमस्कार एल्डर। ये मध्यम आयु वर्ग का इंसान सप्त ज्योतिर्मय संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक था और वो सभी का शिक्षक भी था। इस अधेड़ उम्र के इंसान का रूप देखकर सूर्य प्रताप का मन तुरंत घबरा गया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि वहां मौजूद लोग सप्त ज्योतिर्मय अजेत तकनी किताब के बारे में बात न करें, क्योंकि उसे अभी तक वो नहीं मिली थी। अगर एल्डर को पता चल गया तो वो पक्का मुसीबत में पड़ जाएगा। गुरुजी, हम इस वक्त छोटे भाई सूर्य प्रताप को सप्त ज्योतिर्मय अजेत तकनी किताब ढूंढने में मदद कर रहे हैं, सीनियर भाई ने आदरपूर्वक कहा। उसके शब्दों ने सूर्य प्रताप की कल्पना को चकनाचूर कर दिया। क्या? अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी भौहें उठाई और सूर्य प्रताप को सख्ती से देखा। तुमने अपनी किताब खो दी? तुम्हारे विचार से हमारे संप्रदाय की आंतरिक ऊर्जा साधना पद्धति क्या है? कचरे का टुकड़ा? बस ऐसे ही उसने उसे लापरवाही से वहीं छोड़ दिया। क्या तुम हमारे संप्रदाय की आंतरिक ऊर्जा के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं तुम्हें सप्त ज्योतिर्मय अजेत तकनीक नहीं सिखाता। तुम इसे संजोना नहीं जानते। अपने गुरु का गुस्सा देखकर सूर्य प्रताप इतना डर गया कि वो सीधे घुटनों के बल बैठ गया और बोला, गुरुजी, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब से मुझे हमारे संप्रदाय की सप्त ज्योतिर्मय अजेत तकनी किताब मिली है, मैं इसे खजाने की तरह संजो कर रख रहा हूं। मैं इसे सिर्फ अभ्यास के वक्त ही देखता हूं। मैंने इसे कभी नजरअंदाज नहीं किया। यह देखकर कि उसके गुरु के एक्सप्रेशन थोड़े बेहतर हो गए हैं, सूर्य प्रताप ने आगे कहा, इसके अलावा मैंने जानबूझकर सप्त ज्योतिर्मय अजेत तकनी किताब को नहीं खोया। क्या किसी ने इसे चुरा लिया है? चुरा लिया? क्या तुम जानते हो यह किसने किया? हमारा संप्रदाय धोखा देने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करता है, एल्डर ने गंभीरता से कहा। उन्होंने अपने संप्रदाय के शिष्यों की नैतिक जरूरतों को पूरा करने में कभी कोई ढिलाई नहीं बरती। ये दोनों ही थे। सूर्य प्रताप ने संकल्प और वेदांत की ओर इशारा किया। गुरुजी, हम निर्दोष हैं।
हमने सीनियर भाई की किताब नहीं चुराई। सीनियर भाई को पहले से ही हम पर शक था। वो संकल्प और मेरे बिस्तर की तलाशी ले चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई किताब नहीं मिली। लगता है सीनियर भाई हमें बदनाम कर रहे हैं। वेदांत ने गुरुजी को जल्दी से समझाया जब उसने देखा कि सूर्य प्रताप अभी भी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा है? एल्डर ने सूर्य प्रताप की ओर देखा और पूछा। हाँ, वो तो है। एल्डर की घूरती नजरों से सूर्य प्रताप को थोड़ी आत्मविश्वास की कमी महसूस हुई। असल में यह मामला संकल्प और वेदांत का नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपराध बोध हुआ। अब जब गुरुजी उसे इस तरह घूर रहे थे तो उसे और भी डर महसूस हुआ। हालांकि सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनी किताब उन दोनों ने ही छिपाई होगी। सूर्य प्रताप चिल्लाया, हार मानने को तैयार नहीं था। तुमको कैसे मालूम? एल्डर मूर्ख नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वे सूर्य प्रताप की बातों से मूर्ख नहीं बनते। क्या तुमने अपनी आंखों से उन दोनों को तुम्हारी सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनी किताब चुराते देखा? नहीं, मैंने नहीं, सूर्य प्रताप ने कहा। वो दोपहर में दूसरे बड़े भाइयों के साथ था और वापस आने का वक्त नहीं मिला। स्वाभाविक रूप से उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। तो फिर तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह रहे हो? एल्डर ने जोर से डांटा। बिना किसी सबूत के सूर्य प्रताप ने सच में ऐसा कहा मानो उसने अपनी आंखों से देखा हो। गुरुजी, कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें। सूर्य प्रताप ने देखा कि एल्डर गुस्से में थे और संकल्प और वेदांत पर गलत आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब सबसे जरूरी काम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना था। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा संप्रदाय सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनी किताब को बहुत महत्व देता है। अब मैं तुम्हें एक रात का वक्त देता हूं। अगर कल सुबह तक तुम हमारे संप्रदाय की सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनी किताब नहीं ढूंढ पाए तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना, एल्डर ने कहा। हाँ, मैं इसे जरूर ढूंढ लूंगा गुरुजी, सूर्य प्रताप ने वादा किया। एल्डर ने सिर हिलाया और फिर दूसरों से कहा, आप में से कुछ लोगों को भी उसका सहयोग करना होगा। तुम में से प्रत्येक उसे ढूंढने में मदद करें। हाँ, सीनियर भाई, संकल्प, वेदांत और बाकी लोगों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। उसके बाद एल्डर चले गए। सूर्य प्रताप अभी भी सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनी किताब की तलाश में था। बाकी लोग भी खाली नहीं बैठे थे। सभी खोज में मदद कर रहे थे। इतने सारे लोग खोज रहे थे और कमरा भी इतना बड़ा था, इसलिए जल्द ही सभी जगह छान ली गई। यहां तक कि कोनों को भी नहीं छोड़ा गया। फिर भी उन्हें सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनी किताब का कोई निशान नहीं मिला। सब खत्म हो गया। सूर्य प्रताप पीला चेहरा लिए अपने बिस्तर पर बैठा था। बाकी लोगों की खोज पूरी होने के बाद वे नहा धोकर सो गए थे। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी। अगर उसे सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनी किताब नहीं मिली तो मुमकिन था कि आज की रात यहां उसकी आखिरी रात हो। जब आसमान में उजाला हुआ, पुष्कर अपनी साधना से वक्त पर उठ गया। इस रात वो सोया नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास कर रहा था। साधना की एक रात के बाद उसने महसूस किया कि उसके शरीर की आंतरिक शक्ति थोड़ी बढ़ गई है। बेशक ये बढ़त बहुत ज्यादा नहीं थी। स्टोरेज बॉक्स को देखते हुए पुष्कर को रात भर की खोजबीन के बाद भी कुछ नहीं मिला। हालांकि वो बहुत ज्यादा निराश नहीं था। सप्त ज्योतिर्मय अजय तकनी किताब मिलने के बाद पैसों के अलावा उसे किसी और चीज की जल्दी नहीं थी। नहाने के बाद पुष्कर ने सड़क किनारे एक स्टॉल से वड़ा पाव खरीदा। फिर वो फिर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ठूस ठूस कर घुस रहे लोगों की भीड़ में शामिल हो गया। दूसरी ओर सूर्य प्रताप पुष्कर जितना सहज नहीं था। हालांकि उसने पूरी रात खोजबीन की, फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। गुरुजी अपनी बात से पीछे नहीं हटे और उसके साथ बिल्कुल भी विनम्र नहीं हुए। चूंकि सूर्य प्रताप ने सप्त ज्योतिर्मय संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति साधना पद्धति खो दी थी और जानबूझकर अपने छोटे भाइयों को फंसाना चाहा, इसलिए गुरुजी ने उसे सीधे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया था। इस दौरान संप्रदाय में बड़ी संख्या में नए शिष्यों के शामिल होने और इस प्रमुख घटना के कारण पूरे सप्त ज्योतिर्मय संप्रदाय ने संप्रदाय की एकता को बहुत महत्व दिया था। वे संप्रदाय के भीतर किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होने देते थे। परिणाम स्वरूप
दुखी सूर्य प्रताप न सिर्फ वेदांत और संकल्प को बदनाम करने में असफल रहा, बल्कि खुद भी मुसीबत में पड़ गया। उसने सप्त ज्योतिर्मय संप्रदाय को दयनीय सिचुएशन में छोड़ दिया। उसके हाथ में अभी भी एक बहुत ही आकर्षक कवर वाली किताब थी। वो उसे भावशून्य नजरों से देख रहा था। अब तक वो समझ नहीं पाया था कि संप्रदाय की सप्त ज्योतिर्मय अजेत तकनीक किताब सिर्फ आधे दिन में इतनी बड़ी कैसे हो गई। सूर्य प्रताप के जाने का सप्त ज्योतिर्मय संप्रदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे सभी नए और पुराने शिष्यों को सप्त ज्योतिर्मय अजेत तकनीक किताब का महत्व समझ में आया। साथ ही उन्हें एकता का महत्व भी समझ में आया। संप्रदाय शिष्यों की एकता को बहुत महत्व देता था। अगर कोई इस मूल सिद्धांत को तोड़ने की कोशिश करता तो संप्रदाय उसके साथ नरमी नहीं बरतता। इधर सुरक्षा गार्ड का काम अब भी बहुत आसान था। पुष्कर आज सोनाली के साथ बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन जब वो ड्यूटी पर था तो उसे परेशान करने वाला मास्टर अबीर दिखाई नहीं दिया। संक्षेप में सब कुछ बहुत शांत था। चूंकि उसके पास बहुत खाली वक्त था, पुष्कर अपनी आंतरिक शक्ति का विकास कर रहा था। इसलिए जब दूसरों ने पुष्कर को स्तब्ध देखा तो वो वास्तव में अपने शरीर में आंतरिक शक्ति को धीरे धीरे संचारित करने के लिए कंट्रोल कर रहा था। चूंकि उसने अभी अभी आंतरिक शक्ति पाई थी, इसलिए वो उससे बहुत परिचित नहीं था। इसलिए जब वो इसे विकसित करता तो उसकी स्पीड अचानक से बहुत धीमी हो जाती। इसके अलावा हर बार रक्त संचार के साथ पुष्कर को लगा कि उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ गई है। हालांकि यह बदलाव बहुत बड़ा नहीं था। आंतरिक शक्ति के विकास में लंबा वक्त लगा। मार्शल आर्ट मूवीज के वे गुरु बिना किसी आकस्मिक मुठभेड़ के दशकों तक साधना करते थे। पुष्कर को इस बारे में कोई जल्दी नहीं थी। वास्तविक दुनिया मार्शल आर्ट की दुनिया से ज्यादा सुरक्षित थी। इसलिए उसकी आंतरिक शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए था। जब तक वो अपनी आंतरिक शक्ति का संचार कर रहा था, आंतरिक शक्ति लगातार उसके शरीर का रूपांतरण कर रही थी। हालांकि हर रूपांतरण बहुत कमजोर था, फिर भी लंबे वक्त के बाद वो बहुत प्रभावी था। पुष्कर का न तो अहंकारी और न ही अधीर रवैया उसकी साधना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कम से कम उसे सफलता की जल्दी नहीं थी और न ही उसके पागल होने का खतरा था। इसके अलावा उसकी साधना की स्पीड आधे प्रयास में दोगुनी हो जाएगी। उसके शरीर में ध्यान द्वारा पैदा हुई जादुई शक्ति के अलावा उसकी साधना की स्पीड ज्यादातर मार्शल कलाकारों के कंपैरिजन में बहुत तेज थी। जब काम से छुट्टी का वक्त हुआ तो पुष्कर वक्त पर निकल गया। हालांकि पुष्कर के निरीक्षण के अनुसार इस दौरान वर्मा ग्रुप समूह के सभी कर्मचारी बहुत व्यस्त लग रहे थे और उनके चेहरे बहुत गंभीर थे। जाहिर है उन्हें यही लग रहा था कि कंपनी मुश्किल में पड़ सकती है। हालांकि पुष्कर कुछ हद तक मददगार था, पर वो तो बस एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड था जो अपना ख्याल भी नहीं रख सकता था। वो कंपनी की क्या मदद कर सकता था? भीड़ भरी बस से उतरकर एक गली से गुजरते हुए पुष्कर को कुछ बदमाशों ने रोक लिया। अपने आगे खड़े कुछ लोगों को देखकर पुष्कर की भौहें तन गई। दूसरे पक्ष को दूसरे राहगीरों की परवाह नहीं थी। वे बस उसे घूर रहे थे। जाहिर है वे उसे पकड़ने आए थे। क्या तुम पुष्कर हो? वो छोटा सुरक्षा गार्ड आगे वाले युवक के मुंह में सिगरेट थी और चेहरे पर चौड़ा काला सनग्लास। पुष्कर की ओर देखते हुए उसका शरीर कांप उठा और उसने कहा, हां, मैं पुष्कर हूं। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? पुष्कर ने धीमे स्वर में कहा। शायद अतीत में जब भी उसे ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़ता तो वो दिल से घबरा जाता और डर जाता, लेकिन अब वो बहुत शांत था और कोशिश करने के लिए थोड़ा उत्सुक भी था। नहीं, लेकिन कोई तो तुम्हें जानता है। मैं कहता हूं, बेटा, तुम अंधे हो या बेवकूफ? किसी को नाराज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आगे चल रहे युवक ने कहा। वो इंसान कौन है? पुष्कर ने शांत स्वर में पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि वो कौन है? मास्टर अबीर, पुष्कर ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि उसने हाल ही में ऐसे ही किसी इंसान को नाराज किया है और दूसरे पक्ष का बैकग्राउंड मजबूत है। सोनाली ने भी कहा कि वो खतरनाक सोच वाला है। जाहिर है दूसरे पक्ष ने सभी शर्तें पूरी की। जहां तक बार में मिले लोगों की बात है तो उसका मानना था कि अगर दूसरा पक्ष बदला लेना भी चाहे तो वो खुद आएगा। आखिरकार वो गैंगस्टर थे। हां,
क्या तुम्हारे जैसे छोटे सुरक्षा गार्ड ने युवा मास्टर अबीर को अपमानित करने की हिम्मत की है? युवा मास्टर अबीर ने हमें तुम्हें सबक सिखाने के लिए कहा है, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम किसी की भी गाड़ी नहीं रोक सकते। आगे से अपनी आंखें खुली रखना, आगे चल रहे युवक ने उदासीनता से कहा। अबीर अपने पापा की वजह से हमेशा ज्यादा हाई प्रोफाइल रहा है, इसलिए इस बार पुष्कर को सबक सिखाने के लिए भले ही उसने लोगों को बुलाया हो, लेकिन वो इसे छिपाना नहीं चाहता था। उसे पुष्कर के बदले का डर नहीं था, नहीं उसे इस बात का डर था कि वो पुलिस बुला लेगा। अबीर के सामने ये पहली बार नहीं था, उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सच में वही है। पुष्कर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुमसे बकवास नहीं करूंगा। चिंता मत करो, युवा मास्टर अबीर दयालु है, उन्हें तुम्हारी जान नहीं चाहिए, उन्हें बस तुम्हारा एक हाथ या एक पैर चाहिए। कुछ महीने बिस्तर पर पड़े रहने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। इस बार तुम्हें अपनी नासमझी की कीमत चुकानी पड़ेगी। युवक ने कहा, मेरे हाथ और पैर चाहिए? क्या यह परोपकार है? हाँ, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कई लोगों से कहा। बच्चे, तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम सचमुच पागल हो? उस आदमी ने पुष्कर की तरफ देखा और अब भी हंसने का मूड बना हुआ था। उसे गहरा शक था कि पुष्कर सचमुच पागल हो सकता है। जल्दी करो, मुझे वापस खाना खाने जाना है, पुष्कर ने कई लोगों से कहा। बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो, अब भी खाना खाना चाहते हो। तुम बाद में हॉस्पिटल जाकर खाना खा सकते हो, उस आदमी ने कहा। जाओ, बशर्ते तुम उसे मार न डालो। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए पुष्कर द ऑनर ऑफ बॉक्स आपके दोस्त सात्विक के साथ सिर्फ सात्विक स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर।